वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। दिल्ली गर्म है। जी हां, एनआईए से मिली लीड के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर पीएफआई के देश भर में फैले कई ठिकानों पर छापेमारी की है, जिससे टेम्परेचर बढ़ना लाजमी है। पीएफआई पर यह दूसरे राउंड की रेड है। पहले राउंड में एनआईए ने छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों ने अलग अलग जगहों से पीएफआई के कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में एक साथ पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ है। बड़ा एक्शन हुआ है शाहीन बाग में, जहां अर्धसैनिक बल गश्त कर रहे हैं। तो वहीं सूत्रों ने बताया है कि 8 राज्यों से पीएफआई के 170 से ज्यादा मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं दिल्ली के जामिया में धारा 144 लागू की गई है। और वास्तव में अभी और क्या कार्रवाई हो रही है और मामला क्या है, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ दीपक सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विवेक मिश्रा, सामाजिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ प्रकाश पोहरे जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सबसे पहले दीपक सोनकर जी, क्या है मामला और कैसे आप देखते हैं, क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कभी बात होती है विपक्ष के द्वारा, कभी और कुछ कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है और जिस तरीके का एक्शन इस बार हो रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन है। दीपक जी। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कल रात से ही बड़ी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं और मीडिया के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिस तरीके से 12 राज्यों से लगभग 170 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और मैं इसके लिए एनआईए की टीम को और ईडी की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार एक जांच करने के बाद, एक संपर्क करने के बाद लगातार जो कड़ी जुड़ती गई और जो अलग-अलग प्रदेशों में कड़ी मिलती गई, वो लगातार उसके सामने आ रही है। देखिए, ये जांच और ये संपर्क करने की जरूरत क्या है? देखिए, जिस तरीके से पीएफआई के संपर्क और संबंध और सूत्र निकलते चले जा रहे हैं अन्य प्रदेशों में, कैसे उनके हथियार बनने रखा रहे हैं, कहां से उनकी फंडिंग होती है, कैसी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सारी चीजों का खुलासा हो रहा है। संजय जी, मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक वर्ष के उनके खाते में एक वर्ष के अंदर 120 करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन होता है, माने 120 करोड़ रुपए, और लगभग 240 करोड़ रुपए का कैश मिला गया है। तो ये पैसा, ये फंडिंग कहां से आती है और पैसा और फंडिंग किस यूज में किया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों से, लखनऊ से भी, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी, बक्सी तालाब से, अन्य जगह से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। किस तरीके से वो सोशल मीडिया के माध्यम से तो युवाओं दीपक जी, को ये भड़काने का लगता है काम कि करने। जिस तरीके की ये फंडिंग है, ये देश में माहौल खराब करने के लिए फंडिंग दी जाती है। निश्चित रूप से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप उनके नाम चेक करिए, उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को चेक करिए, उनके यूट्यूब को चेक करिए, किस तरीके से युवाओं को भड़काने का काम करते थे, किस तरीके से युवाओं को आतंकी संगठनों के जोड़ने से मजबूर करते थे, किस तरीके से उनको दंगल भड़काने के लिए मजबूर करते थे, किस तरीके से ये सामने सब आ रहा है, ये सोशल मीडिया से, ये मीडिया के सामने नजर आ रहा है। आज में सब चीजों को खत्म करने के लिए काम किया गया है और निश्चित रूप से ये आतंकी फंडिंग और आतंकी जीरो टॉलरेंस की नीयत जो कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको दिख रहा है और ये बड़ी कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई है। क्या लगता है कि आगे और भी इससे बड़ी कार्रवाई होंगी? और एक सबसे बड़ी अहम बात कि जो इसके तार हैं, जो जुड़ने की बात हो रही है कि तार जुड़ रहे हैं, एक से एक निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हिडन है कि बहुत बड़े बड़े नेता, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि उनकी तस्वीरें सामने आ सकती हैं जल्दी। देखिए, निश्चित रूप से जैसे जैसे जांच प्रक्रिया बढ़ रही है, अलग अलग राज्यों के तार हमसे जुड़ रहे हैं और वैसे वैसे पूरी जांच कमेटी करने के बाद पूरे लोगों से जांच हो रही है, तो मैं निश्चित रूप से ये तार खुलेंगे और मैं तो ये बात कहता हूं कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा दीपक जी, इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, इतनी सारी चीजें हैं, तो विपक्ष को शक किस बात का है? या मैं ये कहूंगा उन बुद्धिजीवियों को भी शक किस बात का है जिनको ऐसा लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है इसमें राजनीति उनको दिख रही है? देखिए संजय जी, बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि निश्चित रूप से जो लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, निश्चित रूप से उनको बुरा लगने का काम होगा। और मैं तो ये बात कहूंगा कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र आराधना के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ, देश के हित में, जनता के हित में काम करने का काम किया है और जो देश के हित में होगा, जो देश की जनता के हित में होगा, वो काम करने से कतई चूक नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे साथ विवेक मिश्रा जी भी हैं। विवेक जी,
क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, एक बड़ी कार्रवाई हुई है विवेक जी, और बहुत सारे लोगों को अरेस्टिंग भी उनकी हुई है, बड़ा मामला बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसमें भी कहते हैं राजनीति दिख रही है। वो सोच रहे हैं कि ये एक ऐसी कार्रवाई है कि जिस तरीके से और मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो मामला और जो तस्वीरें हैं वो तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। जी विवेक जी। गोस्वामी जी, आपको दार्जिलिंग के दंगे याद हैं क्या, जी जी। और या आपको पंजाब की प्रॉब्लम याद है? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना हमारे नेताओं की, और बल्कि अगर 1947 पे चले जाइए आप, तो जितनी भारत में आज समस्याएं हैं, है ना, वो हमारे नेताओं की पैदा करी हुई है। और जब ये समस्या जो है विकराल रूप ले लेती है, कश्मीर तक चले जाइए आप, बीच में मैं ये आपको दार्जिलिंग की समस्या या जो है आपको पंजाब की समस्या के चक्कर में कश्मीर की समस्या भूल गए, या जैसे अभी अगर हम देश के बाहर जरा सा देखें तो श्रीलंका की समस्या किसकी थी? हमारे नेताओं की पैदा, हमारे नेताओं की। आई एम टॉकिंग अबाउट पेरियार की पैदा। ये समस्याएं हमारी नेताओं की पैदा करी हुई हैं। और आप अगर जो है माउंट बेटन के जो एडीसी थे, मिस्टर नरेंद्र सिंह, प्रिंस ऑफ ये इधर के थे, सरीला, प्रिंस ऑफ सरीला, अगर उनकी आप किताब पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि ये जो जेनेसिस आज जितनी भी प्रॉब्लम है, ये जो है ना वो उस समय की नेताओं ने बोई हुई थी, जो आज की तारीख में काफी कह लीजिए बेरी का झाड़ बन गया है, और इसको बनने दिया गया है। 2001 में ये सिमी बैन हुई थी, 2001 में सिमी बैन हुई थी। 2011 या 12 में केरल सरकार ने केरल हाई कोर्ट को बोला कि भाई ये जो है सिमी का बदला हुआ रूप है, पीएफआई, और इसके ऊपर 27 मर्डर के मुकदमे हैं, 106 दंगों में लिप्त होने के मुकदमे। उसके बावजूद मैं आपको 2012 की बात बता रहा हूँ, आज हम 2022 में खड़े हैं, अब इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। वैसे तो मैं अभी जो भी हमारे साथी बोल रहे थे कि भी ये बीजेपी की सरकार जो है देश के लिए काम करती है, मेरे ख्याल से 8 साल जो 2014 में सरकार आ गई थी, 2016, 17, 18, 3, 4, 5 साल बहुत होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जुटाने के लिए और उसके बाद में उस पर एक्शन लेने के लिए। आप 2021 का उदाहरण लीजिए, आप 2021 में सितंबर 10 को जो है, आपको याद है कि एक 53 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने एक सेमिनार करा था, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जी। अभी जो मिस्टर कोया अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने उसमें बड़ा लंबा चौड़ा उसकी सपोर्ट में जो है एक लेटर लिखा था, और लेटर किसके नाम से लिखा था? NCHRO, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर नाम आप पूरा पढ़ेंगे तो कोई भी हिल जाएगा, अरे यार, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी कोई संस्था होगी। क्या है ये पीएफआई का एक दूसरा रूप है, पीएफआई का दूसरा रूप है। एक बड़ा आपको अच्छा कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी है ना, बड़ा आपको अच्छा नाम लगेगा ये, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी। लेकिन इन लोगों ने 2011 में जो है 2 लड़कों को कॉलेज से किडनैप करा, 5 करोड़ की रैंसम मांगी, नहीं दिए गए, रैंसम तो मार दिया। और उसी की जो है ना ये एसडीपीआई, उसी का एक कह लीजिए पर्दा है कि भी हम तो जो है राजनीतिक दल हैं। तो विवेक जी, तो पीएफआई का तो जो मामला दिख रहा है तो बहुत बड़ा मामला है, यानी कि इसके पैर इतने ज्यादा जम चुके हैं, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। 23 राज्यों में 8 लाख सदस्य हैं इसके, 23 राज्यों में 8 लाख सदस्य हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी, जहां से मैंने शुरू करा था, ये हमारे राजनीतिक दलों की देन है। आपको मैं 23 सितंबर, आज कुछ ही दिन आगे हुए हैं, 23 सितंबर 2020 की घटना बता रहा हूँ। इनकी महिला इकाई ने जो है कोझिकोडे में एक जो है अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया, और उसकी अध्यक्षता मालूम है किसने करी थी आपको? आपके एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने। नहीं विवेक जी, जो ये कार्रवाई हो रही है, जिस कार्रवाई को लेकर हाय तौबा मचा है, आपको क्या लगता है कि कार्रवाई थोड़ी जल्दी होनी चाहिए थी? ये ठीक है, चलिए देर से सही दुरुस्त सही, तो अभी और भी बड़ी कार्रवाई इस पर आगे चलनी चाहिए? इससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको क्या बात बताऊं, आप तो जहां ईंट उठाएंगे इन लोगों की, वहां पे पीएफआई का आपको मेंबर मिल जाएगा। कार्रवाई इससे बड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये हमारे देश की त्रासदी है। आपको याद होगा कि जो है कुछ उग्रवादी जब पकड़े गए थे तो जो है ये मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने कहा था कि भी नहीं, इनको छोड़ दो।
उससे पहले मैं एक मिस्टर थार जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, उन्होंने उनकी जो है कौन सी सीक्रेट्स करके किताब है वो पढ़ रहा था। उसमें साफ निर्देश थे लालू के और मिस्टर मुलायम सिंह यादव के कि भैया इस जो है मजहब के ऊपर, इनके उग्रवादियों के ऊपर, इनके आतंकवादी तत्वों के ऊपर हाथ नहीं डालना है। एम के धार की मैं बुक पढ़ रहा था, ओपन सीक्रेट्स, यस, है ना। उसमें बाकायदा उसने लिखा है कि भैया चीफ मिनिस्टर बिहार के थे और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने कह दिया था इन लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालना है। उसी तरीके से ये देखिए, ये हमारी सब राजनेताओं की पैदाइश है अपने वोट बैंक के लिए। बिल्कुल विवेक जी, आपको बिल्कुल एकदम ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए और एकदम कड़क होनी चाहिए कहीं ना कहीं इस मामलों में, जो इस तरीके के मामले हैं। ये बहुत मामलों में नहीं, बहुत हर मामले में कड़क होनी चाहिए, हर मामले में। हेलो जी 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 जी, हर मामले में कड़क होनी चाहिए। जो देश हित के मामले हैं उनमें जो है बिल्कुल, इनको सीए के टाइम पे ही पता लग गया था पीएफआई इन्वॉल्व है। उसके बाद में जो है कर्नाटक में जब दंगे हुए थे, वहां के एक विधायक के भतीजे ने एक फोटो डाल दी थी, तब इनको पता लग गया था कि पीएफआई इन्वॉल्व है सब। लेकिन अब जो है, लेकिन चलिए बिल्कुल विवेक जी, अब कार्रवाई हो रही है तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ये अलग बात है कि मामला बहुत गंभीर है। हमारे साथ निरंजन जी भी हैं। निरंजन जी, क्या लगता है आपको पीएफआई, जिस तरीके से विवेक जी बता रहे हैं, दीपक जी ने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन विवेक जी ने बहुत कुछ प्रकाश डाला कि वास्तव में ये कितनी गहरी जड़ें जमा चुके हैं। तो ऐसे में जो कार्रवाई चल रही है, ठीक है, भारत है, लोकतंत्र की बात भी होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात भी होती है, सारी बातें यही होती है। केवल इतनी बात नहीं होती कि अगर कोई अपराधी है तो वास्तव में उस पर कार्रवाई हो और फिर सब संयुक्त रूप से कहें कि हाँ ये ठीक है। पता नहीं क्यों धर्म आड़े आ जाता है। निरंजन जी, क्या लगता है आपको? जी देखिए संजय जी, मैं आपको बताऊं, जो एक समय में जो सिमी हुआ करता था, उसके बाद में जब तत्कालीन सरकार ने सिमी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो वही चेहरे, वही संसाधन, वही उनकी जो पीछे की जो शक्तियां जो थी, उनके जो देश विरोधी शक्तियां थी, वही उनके पीछे लग गई और केवल बैनर और नाम बदल गया और नाम हो गया पीएफआई और एसडीपीआई और तमाम ये जिस तरीके के जो संगठन है, इनका काम संजय जी आज भी वही है। और इसके अंदर देखिए, मैं कहूं या आप कहें, केवल यही चीज मायने नहीं रखती है। इसके अंदर तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम विद्वान इस चीज की मांग उठा रहे हैं कि ऐसे संगठनों के ऊपर तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके अंदर तो केवल कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका अपना एक क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो देश भी नहीं देखते हैं, वो राष्ट्र को भी नहीं देखते और वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नहीं देखते, और वो उनको केवल और केवल क्षुद्र और तत्कालीन राजनीतिक लाभ के लिए वो कुछ भी, किसी का भी, दाऊद इब्राहिम का भी समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे चंद वोटों के लिए। अन्यथा आपको पता ही है संजय जी, इस चीज से कोई चीज छुपी नहीं कि जिस तरीके से पीएफआई आज हिंदुस्तान के अंदर, मुझे एक बात बताइए, मैं कई बार इस चीज की चर्चा कर चुका हूं, जब भारत 1947 में जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद में जिस तरीके से बंटवारा हुआ, उसके बाद में यहाँ पे 8 से 9% मुस्लिम समाज था। उससे हिंदू समाज को, यानी कि 90% समाज को 10% के समाज से कोई दिक्कत नहीं थी। आज जब वो समाज 22%, 20% हो गया है, तो हिंदू समाज को दिक्कत कहां हुई? दिक्कत हिंदू समाज को नहीं हुई है संजय जी, दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि जो इस्लाम के अंदर जो वहाबीकरण जो इन्होंने उत्पन्न किया है, यानी कि सूफी इस्लाम, बिल्कुल निरंजन जी, कुछ ऐसा है, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं कि दिक्कत आज भी किसी को नहीं है। आज भी अगर आप गांव में जाओ, आज भी आप और जगह जाओ, तो सब भाईचारे से रहते दिखेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, जिस तरीके के संगठन इस तरीके के आप बता रहे हैं, जो नहीं चाहते कि यहाँ भाईचारा रहे। वहाबीकरण संजय जी, वहाबीकरण किसको कहते हैं? वहाबीकरण इसी को कहते हैं कि या तो मैं या कुछ नहीं, यानी कि या तो हम ही रहेंगे और हमारे अलावा, या आप हमारे में आ जाओ, नहीं तो आप रहने लायक नहीं हो। इसको कहते हैं वहाबीकरण। और ये जो एसडीपीआई है, पीएफआई है, ये इस देश के अंदर वहाबीकरण फैला करके एक जहर का वातावरण, जहर की खेती यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल, एक भाईचारे को खत्म करने की साजिश बीते कई वर्षों से हो रही है और ये लगातार चल रही है। आखिर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम तो कहेंगे कि इस तरीके की जो भी व्यक्ति है, क्योंकि देखिए, रहना सबको भारत के अंदर ही है, भारत सबका है, हिंदुस्तान सबका है। एक और बात है निरंजन जी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी आपने देखा, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, हर धर्म में हैं, कभी देखा कि भाई चलिए मुस्लिम समाज के इतने गरीब लोग हैं, इनकी इतनी बेटियां हैं, इनको पढ़ाने के लिए कोई रैली निकाल दी जाए,
कोई अपना अवार्ड रिटर्न कर दिया जाए कि नहीं इनके लिए ऐसा काम नहीं हो रहा? देखिए संजय जी, या इनके आपने बहुत गरीब तबका है उसको मकान नहीं मिल पा रहा है निरंजन जी, चलिए उसके लिए एक रैली और अवार्ड वापसी कर दी जाए। ये तस्वीरें तो देखने में आती नहीं है कभी। संजय जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा लिया और बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, केवल और केवल इनकी मानसिकता को लेकर के जो मुस्लिम समाज है उसको एक भयंकृत करके, उनको डरा करके केवल और केवल उनको भ्रमित किया जा रहा है। और भ्रमित करके कहीं ना कहीं, देखिए आप देखे होंगे आज हर एक जगह कोई किसी भी स्टेट के अंदर कहीं पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लग जाते हैं, कहीं पे भी राष्ट्र विरोधी नारे लगने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जो आपने अभी बात कही, जो राजनीतिक पार्टियां, जो मैं मुस्लिम विद्वान या जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो अवार्ड वापसी गैंग है या लुटियंस गैंग है, मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा। जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो कदाचित कुछ वर्षों के लिए हर एक पार्टी सत्ता में रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं या टीएमसी की, तमाम पार्टियां सत्ता में रही हैं, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कभी भी इस समाज का इन्होंने भला नहीं किया। केवल इस समाज को इन्होंने बरगलाया और इनको यह दिखाया कि आप यहाँ पे विशेष दर्जे के नागरिक हैं, ताकि इनके अंदर एक विशेषता की भावना आ जाए। आज भी मुस्लिम समाज जो जिस तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, तमाम चीजें, आज भी ये समाज मेरे हिसाब से सबसे दलितों से भी दलित वर्ग से भी नीचे आज ये अपना गुजर बसर कर रहा है, लेकिन उसके लिए किसी ने कोई कार्य नहीं किया। इनकी शिक्षा पे, आप देखें ना निरंजन जी, कर तो है ना कार्य, किताब की जगह बंदूक थमाने की बात होती है। जिस पाकिस्तान के अंदर हालात इतने गंभीर हैं कि वहां खाने के लाले पड़े हैं, उस पाकिस्तान के नारे लगाओ, ये बात होती है। तो ऐसे लोगों को तो इन्हीं लोगों को देखना है, उनको जिंदाबाद कहो और उसी पाकिस्तान से प्रेम करो जहां पाकिस्तान के अंदर जो वहां की आवाम है संजय जी, वो आवाम पाकिस्तान को भला बुरा कह रही है, और एक यहाँ जिनको सही यहाँ पे पूरा अच्छा वातावरण मिल आपको रहा भी है। पता होगा कि अगर रास्ता खोल देना, हम ये कह दे कि भाई चलिए आप लोग यहाँ आ जाइए, तो पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ऐसे हालात है वहां पर, ये सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी आंखें नहीं खुलती। जोड़ देता हूं मैं आपकी बात में जी, इस आप ही की बात में एक चीज और जोड़ देता हूं। ये जो बुद्धि के बृहस्पति कहूं या इनको क्या कहूं, मेरे को समझ में, इनको आज तक ये बात नहीं समझ में आ रही। 47 के अंदर जो बंटवारे के बाद में उस समय जो लोग वहां पे गए थे, उनका पाकिस्तान में आज भी वो दोयम दर्जे के नागरिक है, उनको मुहाजिर कह के तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन इनको वो चीज समझ में नहीं आ रही। इनको पता नहीं कहां से क्या इनको घुट्टी पिलाई जा रही है। और ये एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठन, या यूं कहें कि जो कट्टर जिनको विदेशी ताकतें जिनको फंडिंग करती है, तो मेरे हिसाब से जो आज कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से आज इनका नाक दबाया जा रहा है, तो इनका मुंह खुल रहा है, तो ये पहले की जो सरकारों को इनकी इस हिसाब से करना चाहिए था, ताकि ये कुकर मुतों की तरह ये समस्या विकराल रूप धारण नहीं करती। बिल्कुल। मैं विवेक जी से भी ले लेता हूं, निरंजन जी विवेक जी हैं। विवेक जी, मुख्य धारा में जोड़ने की जगह देखिए, पीएफआई बने, सिमी बने या कोई भी गैंग बने या जितनी चीजें बन रही हैं, उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं साक्षरता की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो ये जो कमियां आई है, विवेक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जो ये जो कमियां रही हैं, आखिर ये भी तो एक बड़ी चीज है ना कि आपने मदरसे तो खोले, किताबें उसको विज्ञान की नहीं दी, आपने मदरसे तो खोले। बहुत सारे लोग हैं ऐसा नहीं है कि मैं सभी मदरसों की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह रहे हैं, तो वो भी इस तरीके की कार्रवाई में रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे वो पूरे भारत के अंदर इस तरीके के गैंगों की बात हो, आप देखें कभी भी मुख्य धारा से जोड़ने की बात कोई ना तो पार्टी करती उन्हें कि भाई चलिए आपके लिए बढ़िया हमने स्कूल बना दिए, चलिए आपके लिए हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज बना दिए। मैं आपके इससे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन ले रहा हूं आपके स्टेटमेंट पे जी। जब आपका संविधान बन गया कि एवरीबडी इज इक्वल, हाँ, हमने समानता की बात कर ली, तो इनके लिए आप विशेष दर्जे की क्यों बात कर रहे हैं? विशेष दर्जे की बात नहीं हो रही है विकास। नहीं, अभी आपने अजमेर, विवेक जी मैं ये कह रहा हूं कि आपने, देखिए आप ये बताइए कि आप उन मदरसों को जो फंड दे रहे हैं, उनकी जगह स्कूल भी तो बन सकता है। नहीं, मेरी अब एक बात सुन लीजिए आप। हाँ। आपने जो कहा 1947 से अभी आपने अजमेर का जो चीफ है, मेरे को नहीं मालूम है उनके दरगाह के चीफ को क्या बोलते हैं ना, हाँ। जो कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे को उकसाओ मत, वरना हमने
1000 साल तक राज किया था, दोबारा राज करेंगे। अजी जब 1000 साल तक राज किया था तो ये फिर भूखे नंगे मरे हुए क्यों है? क्या हिंदुओं में भूखे नंगे लोग नहीं है क्या? इनके लिए स्पेशल बात क्यों करनी जी? ये आप लोगों की जो है ना, नहीं नहीं, मैं आपकी इस मानसिकता से सहमत नहीं हूं। मैं मीडिया की इस मानसिकता से सहमत नहीं हूँ। मीडिया ने बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ। जब हमने इक्वालिटी की बात करी, लगता है कि तो फिर हम हिंदू मुसलमान मीडिया कह रही है कि जो वंचित है, नहीं, मेरी कोई भी हो जब चाहे पाकिस्तान, उसमें, यहाँ पे बात ये है ना कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हिंदू मुस्लिम कराकर फायदा क्या होगा। आप बता दीजिए। चलिए, आप तो विवेक जी बड़े ज्ञानी हैं, आप ये बताइए कि देश में हिंदू मुस्लिम कराकर या देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कराकर क्या लाभ होगा, और मीडिया को क्या लाभ होगा, या राजनीतिक दलों को क्या लाभ होगा? मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में कह दिया था, ये सब राजनेताओं की देन है। हाँ। मैंने आपको पहले सेंटेंस में तो कह इसका दिया था। समाधान क्या करेंगे आप बताइए ना विवेक जी। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम इस तरीके से अलग अलग तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, उसे कुछ तो पढ़ाने लिखाने की बात आप भी करेंगे। मेरी बात सुनिए, आप सबको जो है ना, पहली बात तो ये मदरसे ही बंद होने चाहिए जो ये बात हो रही थी, क्योंकि अभी एक सर्वे में आया कि औरंगजेब के टाइम का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर, है ना, औरंगजेब के टाइम का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, उसके अंदर मदरसे चल रहे हैं। गुरुकुल जो है जब चलते थे, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा दी जाती थी, वो सारे बंद कर दिए गए। 1947 में जब धर्म के नाम पे आप अगर जो है जस्टिस जीडी खोसला, जिन्होंने गोडसे जी को डेथ सेंटेंस दी थी, उनकी किताब अगर पढ़ लें, भारत का विभाजन, तो उसमें उन्होंने लिखा एक मेज और कुर्सी का हिसाब किताब हुआ था। उसके बावजूद ये यहाँ पे हैं। विवेक जी, अगर इतिहास में जाएंगे तो किताबों के पन्ने पलटते रह जाएंगे। ठीक है, पहले दिन से ये तय हो जाना चाहिए था, हमें हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो उसके बाद से ये समानांतर आपके कानून व्यवस्था चला रहे हैं। आपके जो दारुल कज़ा चल रहे हैं, लगभग हर स्टेट में इनके दारुल कज़ा चल रहे हैं। आप इनको, इनके मदरसे भी चलेंगे, इनकी दारुल कज़ा भी चलेंगी, इनका पूरा का पूरा 7 अप्रैल 1989। अरे तो बात वही तो हो रही है विवेक जी। आप ये कहिए ना कि भाई वहां पर इन्हें शिक्षित किया जाए, वहां पर जो उनकी गरीबी है उन्हें हटाने का काम करें, और जो लोग हैं सबके लिए समानता की बात करें। तो ये सरकारें करेंगी, आप और हम कोई करेंगे बैठ के। मेरी बात सुनिए, मैं यूपी में रहता हूँ, तमाम तरीके के वजीफे दिए जाते हैं, मात्र चंद रुपए की फीस ली जाती है। अब क्या घर से पकड़ करके लाए जाते हैं, बच्चे नहीं आना चाहते तो क्या करा जाए? टीचर घर पे जाकर के तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाए कि पीएफआई में भर्ती हो जाओ और हथियार उठाओ? अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, करेंगे तो सरकारें ही ना। ये हमारी ही जिम्मेदारी क्यों है? उनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें पढ़ना लिखना है? नहीं, सभी की जिम्मेदारी है ये तो। नहीं, उन लोगों ने, एक बात सुनिए, जो अभी आप इतनी बात कर रहे थे, निरंजन जी भी बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, हो सकता इसको अन्यथा मत लीजिएगा, कुरान की सूरा 41 आयत 9 और 10 पढ़ लीजिएगा। कितना भी पढ़ा लिखा मुसलमान हो जाए, मैंने आपको हामिद अंसारी जी की बात करी थी, या उससे पहले आपके दिल्ली के जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, उनका भी आप स्टेटमेंट उठा लीजिए। उनको भी भारत में डर लगा था और भारत में मुसलमान उनको अनसेफ नजर आए थे। जब कभी या रोहिंग्या की यही बात चंद लोगों को उठाकर बात करते हैं, और जो इतने मुस्लिम हैं जो भाईचारे के साथ रह रहे हैं, उनको साथ में उनको भी लपेट दिया जाता है। एक तरफा जना मतलब बोला जाता है तो एक तरफा सबको लपेट दिया जाए, ऐसे फिर वो लपेटते हैं सबको। ऐसे क्या लपेटते हैं? एक आरिफ मोहम्मद खान जी के अलावा मुझे दूसरा शख्स बता दीजिए जो लॉजिकल बात करता हो इनमें। नहीं, बहुत सारे लोग जो लॉजिकल बात करता हो, आरिफ मोहम्मद खान जी के अलावा, आरिफ मोहम्मद खान जी। चलिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं दीपक खान जी ने जो है दारुल उलूम में जो दीपक जी, क्या लगता है कि वास्तव में अगर भेदभाव कम करना है या भाईचारे की बात करनी है, इनका सॉफ्टवेयर विवेक जी, दिक्कत क्या है भाईचारे में? आपको ऐसे ही अंतहीन बहस करते रहेंगे? नहीं, आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं विवेक जी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात हो? आप ये चाहते हैं कि देश में इस तरीके का माहौल हो कि आप बात करिए एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। जब सरकार देखे तो जो है क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। तो वही है ना, उसी बात। देखिए, देश के अंदर भाईचारे को बढ़ाने की बात करने के लिए बहुत सारी चीजों को सही करना पड़ेगा। मत रहिए, आप गलतफहमी में मत रहिए। भाईचारा बढ़ ही नहीं सकता। इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें सूरज, ये आपको लगता है, शायद आपको ऐसा लग सकता है। दीपक जी, क्या लगता है कि मुख्य धारा में वास्तव में जोड़ना पड़ेगा? अगर किसी भी, हम ये कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सभी को एक तरफा आप जैसे चाहें वैसे एक तरीके से देख लिया जाए, ऐसा कहीं नहीं होता, और ना ऐसा है। और विवेक जी, अपना दृष्टिकोण भी ठीक रखिए। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच के चल रहे हैं कि हर आदमी खराब है देश के अंदर, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है, कुछ लोग हैं, उन लोगों को एक लास्ट सेंटेंस कह लेने दीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। जो आप कह रहे हैं कि सबको मिला करके रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए,
एक कोई भी आपको बहुत लिबरल मुसलमान, बहुत अच्छा मुसलमान नजर आए, उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन रख दीजिएगा, उसके सामने कुरान रख दीजिएगा, कहिएगा इन दोनों में से एक चीज चूज कर लो, ही विल चूज कुरान, he will choose Quran, he will not choose भाईचारा, he will not choose constitution, वो कुरान को चूज करेगा। और कुरान में क्या क्या लिखा हुआ है अभी मुझे आपके चैनल पे बोलने की जरूरत चलिए नहीं है। विवेक जी, ये तो भाईचारा आपको, नहीं आ आपके सकता अपने बॉस। विचार अलग जब हो सकते उन्होंने- हैं, लेकिन जब उन्होंने कसम दीपक जी खा रखी क्या लगता है है, आपको पीएफआई की जो संजय कार्रवाई जी, पर कार्रवाई चल रही संजय है, जी, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। अरे, यहाँ ये है कि आखिर ये जो जड़ें हैं ये किस तरीके से खत्म हो, और खत्म होने के बाद जो माहौल बिगाड़ने की बात होती है, जो माहौल बिगाड़ने की बात होती है दीपक जी, उस पर कैसे अंकुश लगे, और पक्ष या विपक्ष, जिम्मेदारी किसकी तय हो? दीपक जी बोलिए। संजय जी, मुझे बोलिए। आवाज सुनाई नहीं आ रही, दीपक जी क्लैश बोलिए। हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी दीपक जी बोलिए। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से ये विषय में चर्चा में मैंने भी सुना, भाई साहब को भी और विवेक जी को भी, सब लोगों को सुनने को, निश्चित रूप से जिस तरीके से, देखिए भाईचारा की अगर बात आती है तो भाईचारा के लिए पहले हमको अपनी मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा, कि जिस तरीके से अपने विचारों को ठीक करना पड़ेगा। आज जिस मानसिकता के साथ हम लोगों को ये दंगे भड़काने का काम करते हैं, और रही बात दूसरी तरीके से राजनीति की, मैं राजनीति की प्रकृति को भी बता रहा हूं कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, आज वह अंजाम भी सामने दिखाई दे रहा है। कभी लगातार सरकारों ने किसी भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया, आज ये कार्रवाई समझ में आ रही है, आज ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि ये जो पहलू पर कार्रवाई हो रही है संजय जी, निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए, और ये कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। अब चाहे इसमें अभी 107 लोग गिरफ्तार हुए हो, मैं कह रहा हूं इसमें जो भी संलिप्त होगा उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मगर एक सब, जब हम लोग भाईचारे की बात करते हैं तो मैं एक बात ये कहूंगा कि हमको पहले मानसिकता बढ़ाना खत्म करना चाहिए। अपनी जिस तरीके से ये विचारों को प्रबंधित करने का काम कर रहे हैं, उस विचारों को खत्म करना चाहिए। लगातार हमने देखा है ना कैसे मुस्लिम बहनों का भी सहयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। 3 तलाक जैसी धारा को, 3 तलाक जैसे खत्म करने के बाद कैसे मुस्लिम बहनों ने भी भारतीय जनता पार्टी की तारीफें करी हैं, कैसे सरकार की योजनाओं की तारीफें करी हैं। अरे भाई, ये धर्म के नाम पर, और एक बात मैं कह रहा हूं संजय जी, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, कि किसी भी अपराधी का, किसी भी आतंकी का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जाति होती है। वो अपराधी है, वह दोषी है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, और वास्तव में कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, और बहुत जरूरी है। और कम से कम ऐसे जो संगठन है जो देश के अंदर इस तरीके की जहर घोलने की साजिश कर रहे हैं, उनका खात्मा होना भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके की और कड़ी कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए। चलिए, आप सभी ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जो कार्रवाई चल रही है उस पर सभी की नजर है, और इस तरीके के जहर घोलने वाले लोगों की भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, उसकी जगह जेल में है। सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।